नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आज हिंदी का तीसरा चैप्टर पिछले वीडियो में आपने देखा भी होगा। उसका पूरा कहानी उस चैप्टर में आपको हम रिवीजन कराए थे। आज आपको हम उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर 12th क्लास का तीसरा चैप्टर है, संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण, उनका आज ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। और आप जल्दी से इसको रिवीजन करें और देखें, जिसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि जयप्रकाश बाबू का जन्म कब और कहां हुआ था। कल आपको हम बताए भी थे कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 सिताब दियारा में हुआ था। कहां हुआ था? सिताब दियारा में हुआ था, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि जयप्रकाश बाबू प्रसिद्ध हुए थे। तो जयप्रकाश बाबू जो थे लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध थे। किसके रूप में प्रसिद्ध थे? लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध थे। तीसरा प्रश्न है कि जयप्रकाश बाबू के माता पिता का नाम क्या था? फूल रानी हरसू दयाल। क्या था? फूल रानी हरसू दयाल। उसके बाद चौथा प्रश्न था कि जयप्रकाश बाबू कांग्रेस में कब शामिल हुए। तो इसका आंसर था 1929 ईस्वी में। कब हुए थे? 1929 ईस्वी में हुए थे। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश बाबू सर्वोदय आंदोलन में कब जुड़े थे। तो 1954 में जुड़े थे। कब जुड़े थे? 1954 में जुड़े थे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखिएगा, इसमें आगे प्रश्न है कि जयप्रकाश बाबू की पत्नी का नाम क्या था। तो जयप्रकाश बाबू के पत्नी का जो नाम था वो था प्रभावती देवी। क्या था? प्रभावती देवी। उसके बाद है कि जयप्रकाश बाबू पटना साइंस कॉलेज के छात्र कब बने थे। 1921 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने पटना साइंस कॉलेज का क्या बने थे? पटना साइंस कॉलेज का छात्र बने थे। कब बने थे? 1921 में। आप सभी प्यारे बच्चों से निवेदन है कि आप इसको याद करते चलिएगा, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है और हिंदी में जो है हम लोगों को 100 में 100 लाना है। इसके लिए तैयारी आपको बेहतर करना पड़ेगा। आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि बापू छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किए थे। तो बापू छात्र आंदोलन का नेतृत्व 1974 में किए थे। कब किए थे? जयप्रकाश बापू छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किए थे। तो जयप्रकाश बाबू छात्र आंदोलन का नेतृत्व 1974 में किए थे। संपूर्ण क्रांति पाठ कहां से उद्धृत है। तो संपूर्ण क्रांति जो पाठ है वो है गांधी मैदान पटना में दिए भाषण से। ये आपको हम बताए भी थे पिछले वीडियो में कि ये जो है एक भाषण का अंश है। ये पाठ जो है एक भाषण का अंश है। उसके बाद याद रखिएगा कि संपूर्ण क्रांति पाठ कहां से उद्धृत है। तो गांधी मैदान पटना में दिए गए भाषण से है। उसके बाद जेपी कब मार्क्सवादी बने थे। तो जेपी 1924 ईस्वी में मार्क्सवादी बने। कब बने? 1924 में। अगला प्रश्न है कि जेपी के पिताजी किस विभाग में काम करते थे। तो जेपी के पिताजी नहर विभाग में काम करते थे। किस विभाग में? नहर विभाग में काम करते थे। जयप्रकाश बापू को मैक्सेस पुरस्कार कब मिला था। तो 1965 में मिला था। कब मिला था? 1965 में मिला था। इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न याद रखिएगा इसको कि जयप्रकाश बापू को मैक्सेस पुरस्कार कब मिला था। तो 1965 में मिला था। कब मिला था? 1965 में मिला था। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश बाबू को भारत रत्न सम्मान कब मिला। तो 1998 ईस्वी में जयप्रकाश बाबू को भारत रत्न सम्मान मिला था। उसके बाद है कि सर्वोदय के संस्थापक कौन है। विनोबा भावे। कौन है? विनोबा भावे। याद रखेंगे इसको। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। तो संपूर्ण क्रांति। क्या है? संपूर्ण क्रांति। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश बाबू का निधन कब हुआ था। तो जयप्रकाश बाबू का निधन 1979 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जयप्रकाश बाबू का निधन कब हुआ था। तो जयप्रकाश बाबू का निधन 1979 ईस्वी में हुआ था। जयप्रकाश बाबू के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश बाबू के बचपन का नाम क्या था। तो जयप्रकाश बाबू के बचपन का नाम बाउल था। क्या था? बाउल था। उसके बाद है मद्रास में जयप्रकाश बाबू किनके यहां टिके। तो मद्रास में ईश्वर अय्यर के यहां जो थे जयप्रकाश बाबू टिके थे, रहे थे।
अगला प्रश्न है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? उमा शंकर। किसे कहा जाता है? उमा शंकर को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि लेनिन लेनिन कब मरे? 1924 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। उसके बाद है जयप्रकाश बाबू को रेणु जी क्या सुनाया? कविता। क्या सुनाया था? कविता सुनाया था। उसके बाद है दिनकर जी मद्रास में किनके यहां टिके थे? रामनाथ। किनके यहां टिके थे? रामनाथ जी के यहां टिके थे। उसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ने पर कहां ले गया था? तो बिलिंगडन नर्सिंग होम। कहां ले गया था? बिलिंगडन नर्सिंग होम में ले गया था। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि जेपी के पिताजी क्या थे? नन जेडेड अफसर थे। क्या थे? ननक जेडेड अफसर थे। क्या थे? ननक जेडेड अफसर थे। उसके बाद है जेपी को विरोधी जन कहां का दलाल कहते थे? जो जयप्रकाश नारायण जी थे उनके जो विरोधी थे उन्हें कहां का दलाल कहते थे? वो कहते थे अमेरिका का। कहां का कहते थे? अमेरिका का कहते थे। उसके बाद है फ्री प्रेस के संस्थापक और मालिक कौन थे? सदानंद जी थे। कौन थे? सदानंद जी थे। उसके बाद है जेपी के पिताजी नहर विभाग में क्या थे? तो जिलादार थे। क्या थे? जिलादार थे। उसके बाद देखिएगा कि जेपी कैसे लोकतंत्र की परिकल्पना करते हैं? तो दल विहीन। किस प्रकार के लोकतंत्र की परिकल्पना करते हैं? दल विहीन। उसके बाद है नहर विभाग में जिलदार बनने के बाद जेपी के पिता क्या बने? तो जेपी के पिता जो थे वो बने थे रेवेन्यू असिस्टेंट। क्या बने थे? रेवेन्यू असिस्टेंट बने थे। उसके बाद है दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? तो मार्क्सवाद और तथा लेनिनवाद। किसमें है? तो मार्क्सवाद और लेनिनवाद। आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक का नाम क्या है? तो वो है जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। उसके बाद है जयप्रकाश बाबू ने संपूर्ण क्रांति के लिए पटना में कब भाषण दिया था? तो 5 जून 1974 ईस्वी को उन्होंने भाषण दिया था। उसके बाद है जेपी का संपूर्ण भाषण किस पुस्तक में संकलित है? तो जनमुक्ति। कौन सा में है? जनमुक्ति। उसके बाद है जेपी अध्ययन के लिए अमेरिका कब गए थे? तो 1922 में। कब गए थे? 1922 में अमेरिका अध्ययन के लिए गए थे। उसके बाद है जेपी कैसे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे? जेपी कैसे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे? तो दल विहीन। किस प्रकार के? दल विहीन। इसका सही आंसर होगा दल विहीन। आप लोगों को इसमें हम सब्जेक्टिव भी करा देते हैं। ऑब्जेक्टिव लगभग कंप्लीट हो गई है। चलिए इसका सब्जेक्टिव देखते हैं। ये जो प्रश्न है व्याख्या करें। पहला प्रश्न कहता है कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं। मतलब जो जनता शांतिमय अगर कोई कार्यक्रम कर रहा है उसमें अगर कोई बाधा डालते हैं तो वो क्या है? डालते हैं। तो ये डेमोक्रेसी का क्या है? दुश्मन है। क्या है? दुश्मन है। चलिए इसका आंसर समझते ही आपका क्वेश्चन था व्याख्या करें। अब इसका आंसर जानते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया। लिखने का तरीका होता है बोर्ड में आप सब शुरुआत करें तो सबसे पहले देखें कि ये किस पाठ का है या किस अध्याय का है। जिस भी पाठ जिस भी अध्याय का उस पाठ का लिखे कि इस प्रस्तुत पंक्ति जो है संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया है। जिसके लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण। उसके बाद जिसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले नागरिकों पर अत्याचार करने वाले को डेमोक्रेसी का दुश्मन बताया गया है। मतलब जो प्रस्तुत पंक्ति है संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया है जिसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले नागरिकों पर अत्याचार जो करने वाले नागरिक होते हैं या जो व्यक्ति होते हैं उनको डेमोक्रेसी का दुश्मन बताया गया है। जैसे कोई व्यक्ति अगर शांति से कोई कार्यक्रम को कर रहा है उसके बीच में अगर कोई व्यक्ति खलल डालने का प्रयास कर रहा है और चाह रहा है कि इसको जो है डैमेज कर दे, इसमें कुछ उड़ंगपाना डाल दे जिससे क्या हो वो बदनाम हो जाए, तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति जो शांतिपूर्ण कर रहा है अगर कोई व्यक्ति उसको
परेशान करने के लिए इस तरह का व्यवस्था अगर अपनाता है तो वो डेमोक्रेसी का क्या होता है, दुश्मन होता है। जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालने वाले तो प्रजातंत्र के असली दुश्मन है। मतलब जो जनता है, हमारी जनता जो भी है, वो अगर कुछ कार्यक्रम शांतिमय कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर उसमें कोई बाधा डाल रहा है तो वो जो है प्रजातंत्र का असली दुश्मन है। क्या है? प्रजातंत्र का असली दुश्मन है। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगला 2 नंबर प्रश्न व्याख्या करें कि व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है। कितना अच्छा बात कहा गया है कि व्यक्ति से नहीं हमें नीतियों से झगड़ा है। अब कोई भी अगर नेता है, राजनेता है, कहें कि बहुत बड़े लीडर हैं, तो देखिए नेता में नेता से लड़ाई नहीं होती है, उनकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती है। उनकी लड़ाई जो होती है, उनकी लड़ाई होती है किससे? उनकी नीतियों से। व्यक्ति से लड़ाई कभी नहीं होती है, और किसी भी व्यक्ति से किसी भी व्यक्ति का लड़ाई नहीं है, उनकी नीतियों का विरोध किया जाता है। वही असली राजनीति होता है। अगर आप नेता हैं और आप कोई बच्चे भी इसमें से नेता बन गए, हम भी नेता है मान लीजिए, और कोई बच्चे भी बन गए, तो वो क्या करेंगे? पर्सनली दुश्मनी थोड़े उनसे, पर्सनली दुश्मनी नहीं है। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो सपोर्ट करेंगे, बुरा काम करेंगे तो क्या करेंगे? उसका विरोध करेंगे। तो हम लोग जो विरोधी होते हैं, कोई नेता का नहीं होते हैं, हम लोग विरोधी होते हैं किसका? नीतियों का। किसका होते हैं? नीतियों का। चलिए इसके बारे में इसके आंसर जानते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर कहता है कि व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है। प्रस्तुत गद्यांश संपूर्ण क्रांति पाठ से उद्धृत है, जिसमें जयप्रकाश बाबू ने अपने कार्मिक मूलक सिद्धांतों का वर्णन किया है। उन्होंने किसी व्यक्ति से मतभेद नहीं था, बल्कि सिद्धांत या कार्यनीति से विभेद था। इस प्रकार वे नीतिगत विरोध करते थे। जैसे जयप्रकाश बाबू थे, उनका कहना था कि देखिए हमें किसी भी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं है, पर्सनल व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हमें तो सरकार हो और जो सरकार में बैठे लोग हैं, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं हमारे प्यारे जनता के लिए, जनता के लिए, हमारे जो प्यारे देशवासी है उनके लिए अगर कोई गलत कर रहे हैं, तो उनसे मेरा लड़ाई झगड़ा नहीं है, नीतिगत विरोध है। नीतिगत विरोध है, ये कहना था जयप्रकाश बाबू का, जयप्रकाश नारायण का। और उन्होंने छात्र के लिए बहुत ही बड़ा आवाज 1974 ईस्वी में उठाया था, और छात्र आंदोलन का नेतृत्व भी जयप्रकाश नारायण किए थे, और हम लोग के लिए एक आदर्श व्यक्ति हैं, हम लोग मानते भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। आंदोलन प्रश्न है लघु उत्तरीय कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जेपी के विचार क्या थे? तो आंदोलन के नेतृत्व में जेपी सबों का सुनते थे, सबका सुनते थे। सुनना भी चाहिए। नेता अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा हो कि सभी जनता का सुने, लोगों के अच्छे विचारों को मान भी लेते थे। जैसे मान लीजिए कि आप ही हैं, आप इंसान हैं, अगर आपको 5 व्यक्ति 5 तरह की बात बता रहा है, तो आप क्या करें? सुनना चाहिए, सबों का सुनिए, क्योंकि इस दुनिया में सुनने वाला का कमी है, इसलिए सुनिए। आप बोलने वाला तो बहुत है, सुनिए, और उसमें से जो आपको अच्छा लगे आप उसको क्या कीजिए? निकाल लीजिए और अपने जीवन पर अप्लाई कीजिए। यही बात जयप्रकाश नारायण जी कहते कि आंदोलन के नेतृत्व में जेपी सबों का सुनते थे, लोगों के अच्छे विचार को मान भी लेते थे, परंतु नेतृत्व का अंतिम निर्णय अपने पास रखते थे। दूसरे के निर्देश पर किसी आंदोलन का नेतृत्व करना उन्हें पसंद नहीं था। मतलब कह रहे कि दूसरा अगर कोई निर्देश दे रहा है उनको, तो वो आंदोलन करना पसंद नहीं करते थे, आंदोलन का नेतृत्व करना पसंद नहीं करते थे। उनका कहना था कि आप हमें कहिए, अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो हम उस चीज में क्या करेंगे? सुधार करेंगे। उस चीज में आप सजेस्ट कीजिए, अगर उसमें से अच्छा है तो हम उसको सुधार करेंगे। हमारे छात्र के प्रति, अगर छात्र के लिए अच्छाई है, छात्र के प्रति अगर कोई दिक्कत है, तो उस चीज को हम नहीं मान सकते हैं। अगर जनता हो, चाहे छात्र हो, युवा है, उनके अगर भलाई के लिए इस बात को अगर किया जाए तो हम करने के लिए तैयार है। ये बात जयप्रकाश नारायण जी कहे थे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश बाबू कम्युनिस्ट में क्यों नहीं शामिल हुए? जयप्रकाश बाबू जो थे कम्युनिस्ट में क्यों नहीं शामिल हुए थे? तो गुलाम देश के नागरिक को सबसे पहले स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना चाहिए। गुलाम देश अगर कोई है तो सबसे पहले उनके जो नागरिक हैं उनको स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना चाहिए।
उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन करने में कांग्रेस की अग्रणी भूमिका थी, इसलिए जयप्रकाश बाबू भी कम्युनिस्ट में शामिल होने के बजाय कांग्रेस में शामिल हो गए। जैसे ये बात भारत देश आजादी की है, जिस समय ये पढ़कर वापस आए, उनके बाद जब ये अपने देश भारत आए तो उस समय भारत गुलाम था, और गुलामी को दूर करने के लिए, आजादी पाने के लिए उस समय अगर कहें कि कोई पार्टी नेतृत्व कर रही थी तो वो कर रही थी कांग्रेस। तो इसीलिए जयप्रकाश बाबू जो थे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उसके बाद है बापू और नेहरू को किस विशेषता पर जेपी ने उल्लेख किया है। तो बापू और नेहरू से जेपी का विरोध तो रहता था, परंतु दोनों ही उनका बड़ा आदर करते थे, उन्हें प्रेम से समझाते थे और मुद्दे पर विचार विमर्श करते थे। उचित लगने पर जेपी के विचारों को स्वीकार भी कर लेते थे। अब देखिए कितना अच्छा बात इसमें कहा गया कि बापू और नेहरू, बापू किसको बोला जाता है? महात्मा गांधी जी, भारत के राष्ट्रपिता, उन्हें बापू बोला जाता है। साथ में कौन? नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। जेपी का विरोध तो रहता था, मतलब इन दोनों व्यक्ति को ना जयप्रकाश नारायण का विरोध, मतलब जयप्रकाश नारायण जी के प्रति विरोध था, परंतु दोनों इनका बड़ा आदर करते थे। दोनों व्यक्ति जो थे इनका बड़ा आदर करते थे, उन्हें प्रेम से समझाते थे और मुद्दों पर विचार विमर्श करते थे। उचित लगने पर जेपी के विचारों को स्वीकार भी कर लेते थे। मतलब विरोध तो था पर उनका बड़ा आदर करते थे, कि अच्छे व्यक्ति थे इसलिए उनका आदर करते थे। कौन? बापू और पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका आदर भी करते थे, सम्मान भी करते थे। अगर प्रेम से कोई बात को समझाएं, अगर उनको अच्छा लगा कि ये ठीक है तो उसको स्वीकार भी कर लेते थे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? और यह बहुत अच्छा मुद्दा है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। तो सरकार की गलत नीति मुख्य रूप से भ्रष्टाचार की जड़ है। सरकार की गलत नीति क्या है? भ्रष्टाचार की मुख्य जड़ है। यह बात कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? सरकार की गलत नीति मुख्य रूप से भ्रष्टाचार का जड़ है। चुनाव प्रणाली सही नहीं होने के कारण राजनीतिक दल बेहिसाब धन खर्च करते हैं, इसके लिए चंदा भी एकत्रित करते हैं। आमदनी खर्च का सही हिसाब नहीं रखने से भ्रष्ट फैलता है। इसे दूर करने के लिए दल विहीन लोकतंत्र स्थापना के साथ लोगों में नैतिकता एवं जागरूकता पैदा करना आवश्यक लगता है। देखिए इसमें करें कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। तो भ्रष्टाचार की जड़ एक तरह से इनका मानना था कि चुनाव प्रणाली का सही नहीं होना, यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जड़ है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके गांव में, मोहल्ले में, समाज में या आपके क्षेत्र में अगर कोई नेता, अगर आप नेता से पैसा लेते हैं, अगर आज मान लीजिए कि वो चुनाव है और चुनाव में अगर आप नेता से पैसा लेते हैं तो नेता वो आपका विकास नहीं करेगा, वो नेता जो खर्च करेगा पहले उसको निकालेगा, जिसके कारण क्या होती है कि भ्रष्टाचार बढ़ जाती है। अब आपको 500,000 रुपया में वोट खरीद लिया तो वो क्या कर सकता है, उसको बाद में दिक्कत हो जाएगा। तो आपका एक अधिकार होता है, लोकतंत्र में एक अधिकार है आपका, और पर्सनल अधिकार को कभी नहीं मतलब आदमी को पैसा पर बिकना चाहिए। आदमी को अपने हिसाब से, जो शिक्षित व्यक्ति हैं, जो हमारे समाज का कल्याण कर सकते हैं, हमारे समाज को लेके चल रहे हैं, वैसे व्यक्ति को चुनना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है दल विहीन। अगला प्रश्न है दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। तो दल विहीन लोकतंत्र की परिकल्पना मूलतः साम्यवाद की ही है। ग्राम सभाओं के माध्यम से जनप्रतिनिधियों का चुनाव करने की बात साम्यवाद करता है। इस रूप में चुनाव कराने से सरकारी खर्च भी कमेगा और भ्रष्टाचार भी। साम्यवाद और दल विहीन लोकतंत्र इसी को आधार मानता है। इसी कारण दोनों क्या है? दोनों साम्यक है। क्या है? दोनों साम्यक है। उसके बाद अगला प्रश्न है 6 नंबर की, संघर्ष समिति से जयप्रकाश बाबू की क्या अपेक्षाएं थी। तो जयप्रकाश बाबू चाहते थे कि संघर्ष समितियां सिर्फ शासन से ही नहीं संघर्ष करे, बल्कि समाज के हर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करे। सामाजिक आर्थिक नैतिक क्रांति के माध्यम से ही ये संघर्ष समितियां संपूर्ण क्रांति कर सकती थी। यह मानना किनका था? जयप्रकाश नारायण जी का मानना था। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर, चुनावों के बारे में जयप्रकाश बाबू के क्या सुझाव थे।
चुनाव के बारे में जयप्रकाश बापू के सुझाव क्या थे? तो जयप्रकाश बापू स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव के हिमायती थे। वो चाहते थे कि जो चुनाव होता है वो चुनाव निष्पक्ष चुनाव हो और वे बेहिसाब चुनावी खर्च को समाप्त करने के लिए दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। इसमें ग्राम सभाओं के द्वारा बिना किसी खर्च के प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सके। और सोच भी उनका अच्छा था कि चुनाव में जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं उन पर रोक लगाने का प्रयास उनका था। अगला प्रश्न है कि जेपी ने इंदिरा गांधी और नेहरू के विरोध में क्या अंतर बताया है? तो जेपी का और नेहरू और इंदिरा दोनों से विरोध था, परंतु नेहरू से विरोध रहने के बाद भी अपनापन था। वे मुद्दे पर बात करते थे, मानने योग्य बात मान भी लेते थे, परंतु इंदिरा जी पूर्णतः तानाशाह थी। वे कभी समझौता की बात भी नहीं करती थी। मतलब इसमें कह रहे हैं कि हमको विरोध दोनों आदमी से था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से भी था और इंदिरा गांधी जी से भी था। पर वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ज्यादा मानते थे। इसका रीजन था कि विरोध तो था, पर अगर कोई बात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को अगर ये कहते थे, उनको अगर ये बात अच्छा लगा कि नहीं ये समाज के कल्याण के लिए, तो इनको बात को सुनते भी और मान भी लेते थे। पर इंदिरा गांधी जो थी वो एक तरह से पूर्णतः तानाशाह की काम करती थी, इनके बातों को नहीं सुनती थी। उसमें निरंकुशता थी। इस प्रकार नेहरू का विरोध सैद्धांतिक था, जबकि इंदिरा गांधी जी के विरोध में पूर्व आग्रह से ग्रसित होने का भाव था। मतलब इंदिरा गांधी इनकी बातों को नहीं सुनती थी, इनसे इसलिए उनको इंदिरा गांधी जी से ज्यादा दुख था। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप सपोर्ट करें कि और भी बेहतर तरीके से आप लोगों को फ्री शिक्षा इसी प्रकार से उपलब्ध कराएं और आप बिहार बोर्ड 12th क्लास का अच्छा तैयारी कर पाएं। और इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद।